थैंक यू। मैं इस वीडियो में आपके सामने दो नए सेक्शंस इनकम टैक्स के लेके आया हूँ, जो कि फाइनेंस एक्ट 2021 में इंट्रोड्यूस हुआ है और वो 1 जुलाई 2021 से एप्लीकेबल है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट दो सेक्शंस हैं। एक वो टीडीएस और टीसीएस के रिगार्डिंग है। सेक्शन 206 एवी एंड 206 डबल सी ए, दोनों सेक्शंस गवर्नमेंट का ये इंटेंशन हमेशा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करें और इनकम टैक्स के कब में आए। इसी पर्पस से उन्होंने कंप्लायंस पार्ट को स्ट्रॉन्ग करते हुए इन दो सेक्शन को इंट्रोड्यूस किया है। इससे पहले उन्होंने पहले भी एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया था 2011 में, जिसके अंदर पैन नंबर अगर अवेलेबल नहीं है पैन नंबर, तो उस पे टीडीएस रेट ज़्यादा करते थे। तो इन सारे सेक्शन को मैं एक पीपीटी के थ्रू प्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसमें कि आपको वो सारे पॉइंट्स एक एक करके सारा क्लियर हो जाएंगे। तो मैं अभी शेयर करता हूँ आपको पूरा कंप्लीट पीपीटी, जिसमें कि टीडीएस और आपके पूरे कंप्लीट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसमें। पहले सबसे पहला ये जो सेक्शन है फाइनेंस बिल 2021 में इंसर्ट हुआ था। दो सेक्शन है, 206 ए बी एंड 206 डबल सी ए। द सेक्शन प्रोवाइडेड हायर रेट ऑफ टीडीएस एंड टीडीएस टू बी अप्लाइड फॉर द नॉन फाइलर ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न। तो ये उनके लिए एप्लीकेबल होता है जो कि टीडीएस रिटर्न फाइल नहीं किए हैं। इससे पहले 2011 में 206 डबल ए एंड 206 डबल सी अप्लाई हुआ था, जिसमें कि नॉन फर्निशिंग ऑफ पैन के पे टीडीएस रिटर्न टैक्स रेट ज़्यादा कटे डिडक्ट करना होता था, जबकि वो अगर इनकम रिसीवर जो है पैन नंबर अवेलेबल नहीं करता है। तो पहले हम 206 ए बी और 206 सी सी ए समझने से पहले हम एक फोकस डालेंगे 206 ए और 206 सी सी पे, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा कि इस प्रोविज़न का क्या इम्पैक्ट है और जो इम्पैक्ट जिसके चलते जो कंप्लायंसेज पार्ट को थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया गया है। सबसे पहले ये था कि जो पर्सन्स किसी भी पर्सन्स को अगर कोई पेमेंट करती है और कोई पेमेंट किसी स्पेसिफाइड लिमिट से ज़्यादा है और तो उस पर स्पेसिफिक टैक्स और वो टीडीएस के अंडर कवर्ड है, तो स्पेसिफिक रेट से टीडीएस काटना जरूरी होता है। और जिस पर्सन्स को हम इनकम पे करते हैं उस पर्सन को पैन नंबर फर्निश करना ज़रूरी होता है। अगर वो पैन नंबर फर्निश नहीं करता है तो उस पर हायर रेट ऑफ टीडीएस अप्लीकेबल होता है। और हायर जो कि ये होता है कि अगर टैक्स पैन नंबर अवेलेबल नहीं करते हैं तो इसमें से जो हायर अप्लीकेबल 3 रेट से जो भी हायर होता है वो अप्लीकेबल होता है। इसमें क्या है, जो भी एक्ट के अंदर स्पेसिफाइड रेट है वो जो फाइनेंस और या कोई अदर प्रेस्क्राइब्ड एक्ट के फाइनेंस एक्ट में कोई अदर टैक्स रेट प्रेस्क्राइब किया गया है वो, या 20%, इनमें से जो हायर होता है वो अप्लीकेबल का। अगर पैन नंबर आप फर्निश कर नहीं करते हैं तो इन तीनों में से जो भी रेट हायर होगा वो अप्लीकेबल हो जाता है। तो इसी तरह से सेकेंड ये जो टैक्स 206 डबल ए जो है नॉन रेजिडेंट के केस में अप्लीकेबल नहीं होता है अगर वो उसका परमानेंट रेजिडेंस इंडिया के अंदर नहीं हो और वो जो भी इंफॉर्मेशन है जो इस एक्ट के अंदर रूल में स्पेसिफाइड किया गया है कि वो इंफॉर्मेशन अगर फर्निश करता है तो ये सेक्शन के ऊपर अप्लीकेबल नहीं है। और वो क्या क्या चीज़ें हैं, वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, जिस कंट्री में वो रह रहा है उसका एड्रेस और टीआरसी टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट और टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर कंपनी को प्रोवाइड करता है तो उसके ऊपर नॉन रेजिडेंट के केस में ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होता है। इसी तरीके से 206 सीसी जो टैक्स कलेक्टेड एंड सोर्स के ऊपर अप्लीकेबल है। अगर पैन नंबर अवेलेबल नहीं हो तो इसमें से दो इस पे भी हायर टीसीएस डिडक्टेबल होता है। वो क्या होता है, जो प्रोविजन एक्ट के अंदर जितना टैक्स काटना होता है उसका डबल होता है,
या 5%, जो भी हायर हो वो डिडक्ट करना होता है। और उसका इम्प्लीकेशन क्या क्या है, अगर पैन नंबर नहीं करते हैं तो टीसीएस के अंदर जो भी डिक्लेरेशन आप देते हैं 261A के अंदर, वो इनवैलिड माना जाता है। और कलेक्टर उस पर 268 के अगर मान लीजिए और दूसरा क्या है कि 269 के अंदर कोई सर्टिफिकेट इशू नहीं कर सकते। अगर एप्लीकेशन के अंदर अगर आप पैन नंबर प्रोवाइड नहीं करते तो 206 सबसेक्शन 9 के अंदर सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। अगर कलेक्टिव पैन नंबर फर्निश करता है और वो पैन नंबर गलत है या कलेक्टिव के पैन नंबर से मैच नहीं करता है तो ये माना जाएगा कि वो गलत, वो ने पैन नंबर फर्निश नहीं किया है, और उस केस में 206 सीसी के अंदर आपको टैक्स रेट अप्लीकेबल हो जाता है, टीडीएस रेट अप्लीकेबल होता है। और ये केस नॉन रेजिडेंट के केस में अप्लीकेबल नहीं होता यदि उसका परमानेंट रेजिडेंस इंडिया के अंदर नहीं हो। अब आते हैं, ये क्लियर हो गया कि अगर आप पैन नंबर प्रोवाइड नहीं करते हैं तो टैक्स टीडीएस का रेट हायर होगा, टीसीएस का रेट हायर होगा, और टीसीएस सर्टिफिकेट भी आपको अवेलेबल नहीं होगा। अब आते हैं हम 206 AB, जो नया सेक्शन आपका 1 जुलाई 2021 से अप्लीकेबल है। और इसके अंदर ये मैंडेट कर दिया गया कि अब जो टीडीएस डिडक्ट करता है नॉन फाइलिंग के स्पेसिफाइड नॉन फाइलिंग के केस में स्पेसिफाइड पर्सन का टीडीएस रेट हायर होगा। और हायर किस तरीके से, वो किस तरीके से आप समझ सकते हैं, इसके समझने के लिए हमने डायग्राम बनाया है। इसके अंदर क्या है, कौन लायबल है टीडीएस डिडक्ट करने के लिए, जो व्यक्ति पेमेंट कर रहा है, स्पेसिफाइड पर्सन को पेमेंट कर रहा है। और किस पे अप्लीकेबल है, उन सारे अमाउंट इनकम जो कि स्पेसिफाइड पर्सन को देना है या उसके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। क्वेश्चन है कि स्पेसिफाइड पर्सन कौन है। स्पेसिफाइड पर्सन को डिफिनीशन के अंदर ये स्पेसिफाइड किया गया है कि फॉलोइंग पर्सन्स आर स्पेसिफाइड पर्सन who has not filed income tax return of 2 previous year immediately before the previous year in which TDS is required to be deducted। यानी जिस साल में TDS डिडक्ट करना है उस साल के प्रीवियस 2 ईयर्स में जो पर्सन रिटर्न फाइल नहीं किया है, और इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट एक्सपायर हो चुकी है, और टोटल टीडीएस और टीडीएस आईएनआर में 50,000 या उससे ज़्यादा है। प्रीवियस ईयर में 50,000, ईच ईयर में, यानी दोनों साल में, एवरी 2 ईयर्स में, ईच ईयर्स में उसका टीडीएस और टीडीएस 50,000 से या उससे ज़्यादा है। इसके अंदर नॉन रेजिडेंट स्पेसिफाइड पर्सन के अंदर डिफिनीशन में नहीं कवर होगा अगर उसका परमानेंट रेजिडेंस इंडिया में नहीं हो। तो क्लियर हो गया, इसके अंदर वही पर्सन कवर होता है जिसने पिछले 2 प्रीवियस ईयर में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया, और इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट एक्सपायर हो चुकी है, निकल चुकी है, और उसका एक साल के दोनों साल में एवरी ईयर टीडीएस और टीसीएस का अमाउंट 50,000 से ज़्यादा है। इस केस में वो स्पेसिफाइड पर्सन का जो टीडीएस की रिटर्न टीडीएस डिडक्शन की रेट क्या होगी, वो टीडीएस का रेट होगा जो स्पेसिफाइड रेट है प्रोविजन के अंदर, इनकम टैक्स के अंदर जो रेट स्पेसिफाइड किया गया है उसके डबल 2 गुना रेट से टीडीएस कटेगा, या जो रेट फाइनेंस एक्ट या किसी अन्य एक्ट के अंदर स्पेसिफाइड किया गया है उसके 2 गुना रेट कटेगा, या 5%, जो भी हायर होगा वो टीडीएस कटेगा। तो यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि 206 ए बी और 206 ए के अंदर दोनों ही केस में हायर रेट अप्लीकेबल होता है। ये सेक्शन किन किन चीज़ों के एग्जाम्पशन भी दिया हुआ है। इस सेक्शन में कौन कौन से सेक्शन पे अप्लीकेबल नहीं होता, ये सैलरी के केस में अप्लीकेबल नहीं है,
दूसरा सेक्शन 192 के अंदर प्रीमेच्योर विड्रॉल ऑफ पीएफ फंड के केस में अप्लीकेबल नहीं है। 194 विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम, क्रॉसवर्ड, लॉटरी, पजल्स और एनी अदर गेम से जो पे टीडीएस करता है उस पर अप्लीकेबल नहीं है। सेक्शन 194 विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेस के लिए अप्लीकेबल नहीं है। इनकम अगेंस्ट इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ट्रस्ट 194 एलबीसी के अंदर अप्लीकेबल नहीं है। पेमेंट ऑफ सर्टेन अमाउंट और अमाउंट इन कैश 194 एन के लिए अप्लीकेबल नहीं है। तो इन 6 सेक्शन पे ये 206 AB का प्रोविज़न अप्लाई नहीं होता है। इसके अंदर जो नॉर्मल रेट है वही अप्लीकेबल होगा। और टैक्स रेट इसका अगर हम कंपैरिजन करें, दोनों सेक्शन को कंपैरिजन अगर एक साथ देखें, क्योंकि ये दोनों सेक्शन एक साथ अप्लाई हो रहे हैं और ये एक दूसरे के ऊपर ओवरराइडिंग इफेक्ट नहीं रखते, ये सेपरेटली अलग अलग तरीके से अप्लाई हो रहे हैं। 26AA के अंदर अगर कोई पर्सन पैन नंबर प्रोवाइड नहीं करता है, उस केस में हायर रेट 20% है, और इन केस ऑफ रिटर्न नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न के केस में हायर रेट 5% है। तो दोनों सेक्शन के मेन डिफरेंस क्या है? जो रेट है, हायर रेट है, वो 20% पैन नंबर अवेलेबल नहीं होता है तो है, और नॉन फाइलिंग के केस में 5% हायर रेट में आता है। मैंने कुछ क्वेश्चनर भी प्रिपेयर किए हैं, उस क्वेश्चनर से आपकी पूरी प्रोविजंस क्लियर हो जाएंगे, ताकि आपको कहीं भी कोई कंसेप्ट में या किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आए। और क्वेश्चनर में सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस तारीख से ये सेक्शन अप्लीकेबल हो रहा है। तो ये 1 जुलाई 2021 से अप्लीकेबल हो रहा है, जो कि हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। और दिस सेक्शन अप्लीकेबल फॉर पेमेंट that are subject to tax GDS under section 40C 94J 94D। ये सब सेक्शन के लिए सारे उन सभी सेक्शन के लिए अप्लीकेबल है जिसके अंदर हम TDS अप्लाई करते हैं, एक्सेप्ट जो कि हमने प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं, जो कि इसके अंदर कवर नहीं हो रहे हैं। तो वो हर जिस सेक्शन के अंदर सारे TDS सेक्शन पे ये अप्लाई होगा। अदरवाइज जो कि एग्जेम्प्टेड सेक्शन, जो 6 सेक्शन हमने पीछे शीट में देखा था, उसको छोड़ के बाकी सारे सेक्शन पे ये सेक्शन अप्लाई होगा। What is the applicability of 206AB where payment of particular vendor is not crossing the minimum threshold provided under this section chapter B? जब इसका अगर थ्रेशोल्ड लिमिट से ज़्यादा नहीं है इनकम, उस केस में TDS ये 206AB अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि उस समय टैक्स लाइबिलिटी का TDS कटने की लाइबिलिटी अराइज नहीं होती, इसलिए ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। What could be the relevance of the non-obstacle clause in this section? इसके अंदर क्या है कि अगर कोई पर्सन लोअर इनकम टैक्स या नील इनकम टैक्स रिटर्न की सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, तो क्या उस केस में 26AB अप्लाई होगा? यस, उस सेक्शन केस में अप्लाई इसलिए होगा कि जब तक आप पैन नंबर प्रोवाइड नहीं करते, तब तक इन सर्टिफिकेट की वैलिडिटी नहीं होती। पैन नंबर प्रोवाइड करने के बाद ही इन सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होती है, इसलिए इस सेक्शन पे 206AB अप्लाई होगा। व्हाट वुड बी द अप्लीकेबल रेट ऑफ TDS 206AB ट्राइगर? क्योंकि हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले स्लाइड में, लेकिन दोबारा मैं बता रहा हूँ कि इस सेक्शन के अंदर कवर होने पे नॉन फाइलिंग के केस में जो रेट इनकम टैक्स एक्ट के अंदर स्पेसिफाइड किया हुआ है, उस रेट का डबल रेट टैक्स लगेगा या 5% जो हायर होगा। What will be the threshold given from the income tax deductor standpoint of applicability of this section? इसके अंदर कोई थ्रेशोल्ड प्रोवाइड नहीं किया हुआ है, या अप्लीकेबल विदाउट एनी थ्रेशोल्ड के सारे डिडक्टर पे अप्लीकेबल होता है, इसके अंदर कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं किया गया है। What are the relevant of the section relevant financial year for the financial year 21-22 based on the definition of a specified person? इसके अंदर समझना बहुत जरूरी है कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर
को क्या मानेंगे, कौन सा ईयर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के लिए माना जाएगा। इसके लिए प्रोविजन अगर हम उसको देखें कि एक सेक्शन ऊपर स्पेसिफाइड किया हुआ ये है कि टैक्स रिटर्न फाइलिंग की डेट एक्सपायर नहीं होनी चाहिए, क्रॉस नहीं होनी चाहिए। जब तक टैक्स रिटर्न की डेट अगर अप्लीकेबल है तो वो प्रीवियस ईयर के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। इस केस में अगर हम 1 जुलाई 2021 यानी फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए अगर हम देखते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 18-19 और 19-20 जिनके की रिटर्न फाइलिंग की डेट एक्सपायर हो चुकी है वो कवर होंगे। 20-21 की चूंकि अभी डेट एक्सपायर नहीं हुआ है इसलिए 20-21 की डेट फाइनेंशियल ईयर में प्रीवियस ईयर में कवर नहीं होगा। अगर इसकी डेट जिस दिन एक्सपायर हो जाएगी उस दिन अगर देखें तो उस दिन से 19-20 और 20-21 प्रीवियस ईयर के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। What are the possible ways that deductor can ensure the compliance of under this section from July 1st? इसके अंदर अभी तक कोई पोर्टल पे या कोई भी ऐसा कोई चीज़ नहीं आया जहाँ से कि आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं कि डिडक्टी के ने रिटर्न फाइल किया है या नहीं। वैसे केस में सबसे ज़रूरी है कि हम डिडक्टी से डिक्लेरेशन लें, चाहे वो ऑनलाइन हो या फिजिकल हो, और डिक्लेरेशन लेना ही एकमात्र एक उपाय है जिससे कि हम पूरी प्रॉपर कंप्लायंसेस को वो इंश्योर कर सकते हैं। What should be the separate declaration to be should a separate declaration to be taken once 139 due date of the get over? Yes. अगर ऐसे केस में क्या है कि जब आप आपका रिटर्न फाइलिंग की डेट ओवर हो जाती है तो वैसे केस में टॉप अप डिक्लेरेशन लेना जरूरी है, क्योंकि टॉप अप डिक्लेरेशन अगर नहीं लेंगे तो हमें आपको पता नहीं चलेगा कि रिटर्न फाइल हुआ है या नहीं हुआ है। तो वैसे केस में अगर डिले फाइलिंग होती है तो उस केस में आपके पास 206 AB का एप्लीकेशन अगर अप्लाई करते हैं तो गलत हो जाएगा, इसलिए टॉप अप डिक्लेरेशन जरूरी है। अगर ड्यू डेट ओवर हो जाता है तो उसके बाद आप डिक्लेरेशन के ऊपर टॉप अप डिक्लेरेशन ले सकते हैं। What happens if deductee has filed a return once in a year in the applicable to financial year? और इस केस में आपको एक क्लियर करना चाहें कि वो स्पेसिफाइड पर्सन के डिफिनीशन में क्लियर किया हुआ है कि वो 2 साल के रिटर्न को फाइल नहीं किया। अगर वो बीच में किसी 1 साल में रिटर्न फाइल करता है, 1 साल में नहीं करता है, तो वैसे केस में वो स्पेसिफाइड पर्सन के डिफिनीशन में कवर नहीं होता और वो TDS रिटर्न वो 206 AB उस पर अप्लाई नहीं होता। अच्छा, व्हाट हैपेंड इफ टैक्स डिडक्टी हैज फाइल्ड द टैक्स रिटर्न आफ्टर ड्यू डेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट? स्पेसिफाइड पर्सन के डिफिनीशन में नॉन फाइलिंग ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, ड्यू डेट डिले फाइलिंग ऑफ रिटर्न स्पेसिफाइड नहीं किया गया है। इसलिए अगर डिले फाइलिंग करता है तो उस केस में आपका ये सेक्शन अप्लाई नहीं होता है। What happened if the tax deductee is not liable to file a tax return under the provision of the Act and therefore he has not filed the return? It may be noted that does not provide the exemption in such case. However, the deductee can keep in mind the threshold limit. ऐसे केस में अगर मान ये ऐसा स्पेसिफाइड नहीं किया है कि उसको कोई एग्जेम्पशन दिया जाए, लेकिन ऐसे केस में अगर आप ये देखें कि उसकी जो थ्रेशोल्ड लिमिट जो 50,000 टैक्स का है, अगर वो क्रॉस कर जाता है तो वैसे उस केस में आपको 206 AB अप्लाई करना होगा। What would be compliances is necessary if tax deductor done in the deductor is less than 50,000 in case of any deducted year, both applicable in previous year? Yes. इस केस में क्या होता है कि इसमें स्पेसिफाइड पर्सन के डिफिनीशन में क्लियर किया हुआ है कि दोनों ही ईयर्स में TDS या TCS का अमाउंट 50,000 से या 50,000 या उससे ज़्यादा हो। अगर किसी ईयर में 50,000 से कम और किसी ईयर में 50,000 से ज़्यादा है तो वैसे केस में 206 AB अप्लाई नहीं होगा। और दूसरा कि सबसे पहले बात ये ध्यान रखना है कि अगर ये किसी जो आप डिडक्टर है, डिडक्टर के स्पेसिफिक डिडक्टर के TCS और TDS अमाउंट को कवर नहीं करता, ये उसके होल अमाउंट को कवर करता है जो उसके 26 AS में रिफ्लेक्ट होता है। इसलिए 26 ईयर्स में एक पर्सन ने पूरे साल में कितना TDS या TCS उसने उसको कटे हैं, डिफरेंट वेंडर से डिफरेंट पर्सन ने कितने TDS काटे हैं, वो सारा ही इंक्लूड होता है वो 50,000 के कैलकुलेशन में। किसी स्पेयर जो डिडक्टर्स के अमाउंट कितना है उससे उसका कुछ लेना देना नहीं है।
आपको 26 AS को रेफर करना होगा। What happened with TDS is less than 50,000 in 1 year to it is, अभी मैंने पिछले भी स्लाइड में ये क्लियर किया कि 50,000 से 2 साल में अगर 50,000 स्पेसिफाइड पर्सन के डिफिनेशन में क्लियर है कि दोनों केस में 50,000 से ऊपर TGS या TCS होना चाहिए। अगर किसी एक केस में TGS और TCS किसी एक ईयर में TDS या TCS कम है और एक ईयर में ज़्यादा है, तो वैसे केस में वो अप्लाई नहीं होगा। यानी कि दोनों साल में आपका 50,000 से TGS और TCS ज़्यादा होना चाहिए। देयर इज एनी रिलैक्सेशन फॉर नॉन रेजिडेंट? यस, नॉन रेजिडेंट को ये रिलैक्सेशन दिया गया हुआ है कि अगर उसका परमानेंट रेजिडेंस इंडिया के अंदर नहीं है तो वो 206 AB के दायरे के अंदर कवर नहीं होता है। इसकी इम्प्लीकेशन क्या है? अगर मान लीजिए 206 AB को हम अप्लाई नहीं करते या उसको नहीं करते तो उसका क्या इम्प्लीकेशन पड़ेगा? इसमें हम डिफ़ॉल्ट के डिफिनीशन के अंदर कवर 201 के डिफिनीशन के डिफ़ॉल्ट के अंदर कवर हो जाएंगे। इस पे इंटरेस्ट 201A के अंदर इंटरेस्ट अप्लीकेबल हो जाएगा, पेनल्टी अप्लीकेबल होगा। 2071C के अंदर पेनल्टी कवर हो जाएगा। और चूँकि ये शॉर्ट डिडक्शन के अंदर कवर होगा, इसलिए ये डिसअलाउंस भी इसके ऊपर अप्लीकेबल हो सकता है। और ये टैक्स ऑडिट के 3CD के अंदर इसकी डिस्क्लोजर भी जाएगी। तो ये है आपका एक शॉर्ट में 206AB का पूरी क्लैरिफिकेशन। शायद कोशिश मैंने किया कि सब कुछ समझ में आ जाए और शायद आपको क्लियर हो गया होगा। तो धन्यवाद देखने के लिए।